वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं जी छुपे रुस्तम की। छुपे रुस्तम में जरा सॉफ्ट पावर के सब्जेक्ट को भी ले आते हैं कि घर में असल छुपा रुस्तम कौन होता है। आप अपने पेरेंट्स से किसी भी चीज की इजाजत लेने जाएं, अम्मी कई दफा डाइवर्ट कर देती है कि जाओ अबू से इजाजत ले लो। पता ये चलता है कि असल में देनी इजाजत उन्हें नहीं होती है, लेकिन फेस सेविंग के लिए आपने आगे एक बैरियर रखा हुआ होता है जिसमें इस्तेमाल अब्बा का किया जा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर पैनल की तरफ ये सवाल लेके आएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? बात कर रही हूँ लाहौर से। आई एम अ स्कूल टीचर। जी मैम। और मैं ये आप जो टॉपिक से रिलेटेड अगर हम ऑन अ लाइटर नोट देखें तो ये जो छुपा रुस्तम है वो तो ठीक है, हम कहते हैं जी कोई लोग हाई अचीवर्स होते हैं वो इस तरह से चीजों को छुपा कर चलते हैं, लेकिन ओवरऑल जो बीइंग अ टीचर हम लोग जो इस माशरे का डिलेमा देख रहे हैं, बेसिकली अगर हम उसको फोकस करें कि ये जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है ना कि ये जो नेगेटिविटी और ये जो ऑब्सेशन इसे आप कह लें, यानी यंग बच्चों में और दूसरे लोगों में ऑब्सेशन है, किसी भी चीज का जुनून हो जाना या नेगेटिविटी का इतना ज्यादा इनहैंस हो जाना कि लोग कोई भी एक्सट्रीम हरकत करते वक्त सोचते नहीं है कि मतलब इसका क्या इम्पैक्ट होगा या इस तरह से। तो काइंडली अगर इसको थोड़ा सा आप थोड़ा हाईलाइट करें, बिकॉज हम लोग ये खुद देख रहे होते हैं कि हमारे पास बच्चे जो स्कूल में आते हैं उनकी डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं, तो हम समझते हैं कि जी हम नहीं ऐसा कुछ सिखाते उनको। एक टीचर जो है वो हमेशा अच्छी वैल्यूज टीच करता है, लेकिन हम ये देख रहे होते हैं कि जो फैमिली से ये लोग चीजें ट्रेट्स लेकर आ रहे होते हैं ना, वो चीजें बहुत खतरनाक है, जिसमें मैं समझती हूँ कि बेसिक एलिमेंट तरबियत की कमी है। अच्छा, ये बड़ा एक मिस्टीरियस सा क्वेश्चन बन जाता है जब भी हम तरबियत की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने का। एक तरफ स्कूल या टीचर्स जो है ना आपको तरबियत कर रहे होते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। दूसरी तरफ बच्चा ये वैल्यूज यकीनन अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से भी पिक कर रहा होता है, लेकिन हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि इंडिविजुअली भी उस बच्चे के कोई शौक हैं, पैशंस हैं, उसके एक अपना आइडिया ऑफ लाइफ भी हो सकता है। कभी कभार वो इन कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि उसके लिए पेन कॉज करने लगे, तो ऑफकोर्स वो अपने लिए या तो राह फरार ढूंढता है या फिर सीक्रेटली उससे ऑब्सेस्ड होता है। वो एक सीक्रेट लाइफ की पैटर्न की तरफ चला जाता है जो ना पेरेंट्स को पता होती है ना आपके दोस्तों को पता होती है, क्योंकि आपने उसमें शेम और गिल्ट डाला होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक बच्ची को या बच्चे को उसके जहन में डाल दिया कि जी म्यूजिक बुरा है, अब वो आपके सामने तो हो सकता है वो चीज ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी कोई आउटलेट ढूंढ लेगा। और ये चीज हम फॉरेन कंट्रीज में जो मुकीम पाकिस्तानी उनकी फैमिलीज में ज्यादा देखते हैं, जहां रुखसार डंडे के जोर पे लड़की को कहा जा रहा होता है कि जी तुमने इस तरह के कपड़े पहनने हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, और लोग कहते हैं कि बच्चे फिर कपड़े बैग में लेके जाते हैं और हाई स्कूल में जाके फिर घर में वहां के वॉशरूम में कपड़े तब्दील कर लेते हैं। ये दोहरी जिंदगी जीने पे हम खुद उनको मजबूर करते हैं। क्या कहेंगी आप? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग इस चीज को देख रहे होते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ आप घर से लेके चलते हैं ना, वही चीज आप माशरे में जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जिनकी इस लेवल पे वीकनेसेस हो जाती है ना, नेचुरली पेरेंट्स ओवरलुक कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। हम आजकल के दौर में बच्चों को बहुत ओवर पैम्पर्ड करके लेके चलते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस वक्त वो डिविएट हो जाते हैं, किस पॉइंट पे, बिकॉज ये इस प्रॉब्लम में जरूर है कि इनके पास बहुत ओपन फोरम है। हमारे टाइम पर चीजें उस तरह ओपनली नहीं अवेलेबल थी, ये ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में है, लेकिन इसको बजाय पॉजिटिव मैनर में यूज करने के, वो जो नेगेटिविटी का एलिमेंट है ना, जुनून से मुराद है कि ये लोग घबराते ही हैं कोई भी बात करते हुए। हम बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं तो हमें ये डर होता है एंजाइटी में ना चला जाए, सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ ना कुछ हो जाए। हमारे पेरेंट्स ने ऐसी कोई परवाह नहीं कभी की। बिल्कुल सही कह रही है। आई मीन इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि पेरेंटिंग स्टाइल में कितनी तेजी से तब्दीली आई है, एंड आई नो इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर, लेकिन ये नहीं, कभी कभार जो आयरनी है इसकी वो मुझे आके कभी कभार इट लुक्स लाइक अ ग्लेयरिंग फैक्ट टू मी। आप क्या कहेंगे सफदर के यहाँ पे जब बच्चों को हम दोहरी जिंदगी जीने पे मजबूर करते हैं? मैं इसकी एक मिसाल आपको दूंगी कि जब एक बहू की तलाश में एक वालदा निकलती हैं तो उनको अपने बेटे में कोई बुराई नजर नहीं आ रही होती है, वो अपने जैसी, अपने घराने की वैल्यूज जैसी लड़की को पसंद करना चाहती हैं, लेकिन क्या उनको वाकई पता होता है कि घर की चार दीवारी के बाहर उनके बेटे की क्या पर्सनालिटी है, उसके क्या शौक हैं, वो जब सोशलाइज कर रहा है तो वो किन लोगों में उठ बैठ रहा है, क्या चीजें अपनी तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वालिदैन तो इससे बिल्कुल बेखबर होते हैं।
بالکل ایسا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے جس پروگرام کا میں حصہ تھا اس میں اسی ٹاپک پر بھی ہم نے بات کی تھی کہ والدین جان نہیں پاتے اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شخصیت کی تہیں اور پرتیں. اور ہوتا یہی ہے کہ ہم معاشرے میں چونکہ جس طرح سے اگر میں گزشتہ 12 سال سے میں باہر کی زندگی گزار رہا ہوں, یعنی 2009 میں ہاسٹل میں آ گیا. اب 2009 کے بعد سے لے کر اب تک کی زندگی میں میرے والدین کا کردار صرف مجھے پیسے دینے اور روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتے کی بنیاد پر کال کر دینے کے علاوہ اور کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب جو میں سیکھ رہا ہوں یا اب جو میرا عمل دخل ہوگا وہ میرا معاشرے سے کنیکٹ ہونے کے بعد کا عمل دخل ہے, وہیں سے سیکھنے کا عمل دخل ہے. تو والدہ وہ جو تربیت میری میٹرک تک کی ہے اس میٹرک کی تربیت کو لے کر وہ میرا رشتہ نہیں مانگ سکتی بیچاری. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب جو شخصیت میری اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے وہ کیا ہے, اور یہ اس وقت ہو پائے گا جب ہم پیرنٹس کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم سپینڈ کریں گے, انہیں اپنی شخصیت کے بارے میں بتائیں گے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے, وہ غالب کا شعر تھا, یہ کہاں کی دوستی ہے, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. ہمارے دوست اور چارہ ساز نا مکس ہوئے پڑے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ چاہے پیرنٹس کی صورت میں یہی چاہے اساتذہ کی صورت. بالکل صحیح. اور یہی سوال اگر خواجہ صاحب آپ کی طرف میں لے کے آؤں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خاندانی صوم و صلات کی پابند بڑی شرمیلی سی لڑکی ایک والدہ ڈھونڈ رہی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا کیا چھپا رستم ہے, اس کے باہر کیا, وہی والی بات کہ 18 سال کی عمر میں اس کو بھیج دیا تھا امریکہ کالج, اور اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو دلہا دلہایا. آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک بینکر ہے, لیکن اصل میں اس کی شخصیت کیا ہے کیا والدین کو پتا بھی ہے؟ بالکل نہیں پتا ہوتا, یہی تو وجہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فورن کے باہر آئے لڑکے جو ہیں اچانک, ان کے ساتھ جو شادیاں ہیں وہ بڑی رسکی ہیں, اور وہ لوگ بڑی خوشی سے کر دیتے ہیں کہ یہ لڑکا فورن یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ سائیکوپیتھ ہے. یہ ابھی آپ نے ایک اتنا بڑا واقعہ اسلام آباد کا بھی سنا اور پڑھا بھی ہوگا. تو اللہ رحم کرے, وہ لڑکا بھی باہر یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن جو حرکت اس نے کی ہے تو یہ تو ایک ظاہر ہو گئی ہے. اس طرح کے بے شمار چھپے رستم ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, صرف وہ بیویاں جانتی ہیں جن کے ساتھ رات کو گزرتی ہے. وہ بیچاری قبر کا حال مردہ جانتا ہے. جسٹ اے مائلڈ انٹرجیکشن اوور ہے. یہاں پہ ہماری ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ بیچارے فورن کوالیفائڈ لوگ ہیں جو لوگ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈبل لائف جیت رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا انڈرسٹینڈنگ کا گیپ ہے, اور رخسار اس کو میرے خیال میں بہتر طور پہ اپنے کلائنٹس کو بھی بتاتی ہیں, جن کو کاؤنسل کرتی ہیں ان کو بھی بتاتی ہیں کہ دیکھیں جی ملوا ہم سکتے ہیں, ظاہری طور پہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے بھی پی سکتے ہیں, گفتگو بھی کر سکتے ہیں, لیکن کون شخص کیا سوچ رہا ہے اس کے لیے ایک تو چیزوں کو وقت دینا چاہیے, اور جو ریڈ فلیگز ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز جو میں چھپا رستم کی کانورسیشن میں لے کے آنا چاہتی ہوں کہ جن چیزوں کو ہم چھپی ہوئی یا نظروں سے اوجھل سمجھ رہے ہیں کئی دفعہ وہ کافی عیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ہم ان ریڈ فلیگز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بلیو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص ویسا ہی ہے جیسا خاکہ میں نے اپنے ذہن میں بنا لیا. میں ایک ذرا سے یہاں ایکسپلین کر دوں کہ جو بچہ باہر 18 سال کی عمر میں اے لیول کر کے یہاں سے چلا گیا, اب وہاں سے 24 سال کی عمر میں ڈگریاں لے کر آ رہا ہے, اب وہاں ہاسٹل میں بھی رہا ہے, ہر جگہ رہا ہے, نوکری بھی کی ہے, تو اس کا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے. اس کا صبح سو کر اٹھنے کا سٹائل, ناشتہ کرنے کا سٹائل. صاحب ایک کوئک کال لے لیتے ہیں, آخری 2 منٹ ہیں شو کے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو, مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی اب میری آواز آ رہی ہے میم, آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے, آپ بتائیے. آپ نے ٹرم لی ہے یہ بڑی گہری ٹرم ہے جی, مطلب اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو سامنے لاتے ہیں. بالکل. تو میں جس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ بچوں کی اپ برنگنگ, ان کی ٹریننگ اور ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے نا وہ ایک بڑا میٹر کرتی ہے کہ آپ بچپن سے بچے کو کیسے پال رہے ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ میم کال کرنے کے لیے. بیسکلی چھپا رستم ہر وہ شخص ہے جو اس طرح اس انداز میں پیش آئے جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, یا تو آپ کو سرپرائز کر دے یا آپ کو شاک کر دے. یعنی وہ یا تو ایک مثبت سرپرائز بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے کافی بڑا دھچکا بھی ہو سکتا ہے. ان آئدر کیسز جس نوٹ پہ ہم آج کا پروگرام ختم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں لیکن آپ کا ذہن, آپ کی عقل اس کو قبول نہیں کر
کر رہی ہوتی ہے. تو ہر شخص جیسے کہتے ہیں نا کہ دیر از نو پرفیکٹ کرائم سین اینڈ دیر از نو پرفیکٹ کرائم, لائک وائز دیر از نو پرفیکٹ چھپا رستم. چھپا رستم بھی اپنے نشان چھوڑ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ نے اس کو سمجھنا اور پہچاننا ہے. بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صفدر صاحب, اینڈ آف کورس ہمارے ساتھ تھیں رخسار. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان. بات ہم کر رہے ہیں چھپے رستم کی, اور اس کو ہم نے پازیٹیو اینگل سے تو اس کا دیکھ لیا ہے کہ کئی دفعہ آپ کی زندگی میں جس چیز کے لیے آپ تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو مشورہ بھی یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو فوراً عیاں نہ کر دیں. کبھی کبھار لوگوں کی انرجیز یا ان کی نظر یا ان کی روک ٹوک اس کام کو بگاڑ دے گی. مثال کے طور پہ آپ کا خواب ہے ٹاپ انجینئر بننے کا, یا اپنی امیگریشن کر لینے کا, یا جو بھی آپ نے خواب دیکھا ہے اپنا گھر بنا لینے کا. اگر آپ بہت سارے, وہ کہتے ہیں نا ٹو مینی کوک اسپوائل دا براth, اور آپ اس کو بتائیں کہ جی میں یہ کر کے یہ پیسے جمع کر لوں گا, آپ کے ذہن میں شک یا وسوسہ ڈالنے کا کام بھی آپ کی کمپنی کرتی ہے. وہ اپنے فیئرز بڑے اچھے انداز میں آپ پہ تھوپ سکتے ہیں. تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز رکھیں, اپنا ایک ہیلدی سا انوائرمنٹ رکھیں جس میں آپ کہیں کہ نہیں جی جس چیز کے لیے میں محنت کر رہا ہوں جب وہ ہو جائے گی میں تبھی لوگوں کو بتاؤں گا. لیکن اب ذرا اس کے نیگیٹو پہلو کی طرف بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ بظاہر نظر آنے والے بڑے سلجھے ہوئے لوگ, اندر سے ان کا کیا خیالات ہوتے ہیں, کتنی درندگی, کتنی حیوانیت, یا کتنا ان کے اندر ایک اگلینس موجود ہے, اس کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اور اب پے در پہ جو ہمارے سامنے واقعات آئے ہیں, اس وقت بہت سارے والدین جن کی بیٹیوں کی انہوں نے شادی کرنی ہے گھبرا گئے ہیں, سہم گئے ہیں کہ کس چیز کو پیمانہ بنایا جائے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر خاندان اچھا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہترین یونیورسٹی سے اگر لڑکے نے پڑھا ہوا ہے, تو یہ سب چیزیں ضمانت ہیں کہ وہ ایک اچھے کھلے ذہن کا شخص ہے جو ہماری بیٹی کی اور آنے والی زندگی کی ذمہ داری نبھا سکتا ہے. لیکن اب ایسے ایسے چھپے رستم ہیں, ایسے ایسے لوگوں نے خول اپنے پہ چڑھائے ہوئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ انسان فیصلہ کیسے رہے. یہ سوال اگر میں رخسار کی طرف لے کے جاؤں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا, شی از اے میچ میکر, کیا کہیں گی رخسار کہ اس وقت جو لوگ سہم گئے ہیں یہ واقعات جان کر کہ گھروں کی چار دیواری کے اندر بڑے بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کا آپ کو مشورہ کیا ہوگا؟ آپ ان پیرنٹس کو کیسے کاؤنسل کرتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ سدرا فار انوائٹنگ می آن دا شو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو چھپے رستم کا جو ایک فیکٹر ہے, obviously اس کی ایک لائٹر سائڈ بھی ہے اور ایک اس کی ایک اسکیریئر سائڈ بھی ہے. اور سنس میرا کام ہے میچ میکنگ کا, اور ہمارے پاس ڈیلی کی بیسس پہ جو رجسٹریشنز آ رہی ہوتی ہیں, لوگ آ رہے ہوتے ہیں, اس میں جو سیکنڈ میرجز والے ہوتے ہیں, تھرڈ میرجز والے ہوتے ہیں, وہ اس میں بہت ساری یہ چیز سننے کو ملتی ہے کہ جی پہلی شادی میں ہم سے یہ چیز چھپائی گئی تھی کہ لڑکی کا جو ہے نا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, یا لڑکے کا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے, یا اس کی گھر میں نہیں بنتی, یا ان کے گھر میں جو ہے نا وہ آپس میں وہ ہارمنی نہیں ہے, وہ پیس والا فیکٹر نہیں ہے, یا لڑکے نے اگر اپنی ایجوکیشن کے بارے میں جھوٹ بولا ہوا ہے, یا لڑکے نے اپنی جاب کے بارے میں جھوٹ بولا ہوا ہے. تو یہ جو چھپے رستم والی بات ہے, یہ دیٹ پلیز اے ویری وائٹل رول ان میکنگ اور بریکنگ آف اے ریلیشن شپ. صحیح, بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم اڈیپٹ کیسے کریں؟ جیسے پہلے لوگ کہتے تھے نا کہ بھئی چھان بین کروا لو, پتہ کرا لو, اس کی ڈگری ویریفائی کرا لو, اس کے دفتر میں جا کے دیکھ لو. ڈیو ڈیلیجنس کا اب کیا فارمولا ہے؟ سدرا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے کلائنٹس کو یہ چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ یو آر پیئنگ اے سرٹن اماؤنٹ فار رجسٹریشن اوور ہیئر, لیکن اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ مت جھاڑ کے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ اس کمپنی کو فیس دے دی ہے, یہ جانے اب رشتہ جانے اور ان لوگوں کا مسئلہ جانے. ٹھیک ہے, تو حضرت علی کا قول ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے کے بارے میں پتا کرنا ہے تو اس کے پڑوسی سے جا کے پوچھیں. صحیح, لیکن یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. لیکن اب تو ہماری زندگیاں جس طرز پہ چلی گئی ہیں خواجہ صاحب, پاس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, یہاں تو لوگ پٹ رہے ہوتے ہیں, ٹیرس سے کود رہی ہوتی ہے لڑکی اور اس کا قتل ہو رہا ہوتا ہے اور پاس پڑوس میں کسی کو پتا نہیں ہوتا. یہ ہماری آج کل کی لائف سٹائل ہے. کیا کریں اب اس زمانے میں؟ کون سا پڑوسی ہوگا جو آ کے, اس نے تو ایک بڑی چمچماتی گاڑی آپ کے گیٹ سے نکلتے ہوئے دیکھی ہے, اس نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہے, آپ کا اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے, آپ جدی پشتی امیر ہیں, جدی پشتی کاروباری شخصیت ہیں. اس سے زیادہ پڑوسیوں کو آج کل کیا پتا ہوتا ہے؟ کیا کہیں گے خواجہ صاحب؟ بالکل جی, آج کل تو جو خاص طور پہ ڈیفینس یا اس طرح سے پوش ایریاز ہیں
उसमें जो चार दीवारी के अंदर है पड़ोसी से मिलता ही नहीं है, उसे ये भी नहीं पता वो काम क्या करता है, बस ये पता है कि इनके 8 नौकर हैं, गेट पे बैठे रहते हैं और आपके भी 6 नौकर हैं, वो नौकर आपस में दोस्त हैं, तो वो आपस में सारा दिन सड़क में बीच में बैठ के कचहरी करते हैं। साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद मैं कहूंगी कि आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से सरफराज बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या कहेंगे? टॉपिक जा रहा है जी। मैं बस इस टॉपिक के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो लोग छुपे रुस्तम होते हैं वो किसी टारगेट पे होते हैं, वो फिर वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं अपने आप को, उस तरह का वो माहौल बदल लेते हैं कि वो ताकि किसी को ट्रैप कर सके। और यही मेरे देखने में आया है, क्योंकि जो उसके क्लोज होते हैं वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते, बेसिकली गिरगिट होते हैं, है ना? जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सफदर, क्या कहेंगे? हमने ये भी देखा है कि जो इन्होंने बात कही कि दुनिया को दिखाने के लिए एक मौकफ बड़ा सिविलाइज्ड है, या वो बात है जो लोगों को पसंद आए, बात की जा रही है विमेन एम्पावरमेंट की, कि खवातीन को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पूरा एतमाद होना चाहिए, लेकिन कई दफा देखा गया है कि ऐसे बुलंद व बांग दावे करने वाले मर्द हजरात अपने घर में बिल्कुल विलन होते हैं, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को कोई शख्सी आजादी नहीं देते। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अमूमी तौर पर भी और खुसूसी तौर पर भी, एहसास कमतरी। इस किस्म के तमाम तर लोग एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। उन्हें दर हकीकत बुनियादी तौर पर यही लग रहा होता है कि बस उनकी जात मुकद्दम है और वो अपनी जात को लेकर ही फैसले करेंगे हर हवाले से। जब उन्हें अपनी जात मुकद्दम लग रही होती है तो उन्हें वो फैसले जो उनकी जात के लिए ठीक होते हैं, उनकी इज्जत नफ्स को, उनकी अना की तस्कीन का बायस बन रहे होते हैं, चाहे वो बाहर के मामलात से होते हैं, किसी भी मामले से होते हैं, उनको वो तो ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन जब उनसे जुड़े हुए लोग वही फैसले, वही काम अपनी मर्जी से, अपने तरीके से कर रहे होते हैं, जैसा कि आपने बेटियों के बारे में कहा, बहनों के बारे में कहा, या घर के दीगर अफराद के बारे में कहा, कि जब वो अपनी मर्जी से कुछ करने लगते हैं तो उन्हें ये लगता है कि उनकी अना को ठेस पहुंची है, या उनके फैसले को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनकी बात नहीं तस्लीम की जा रही। तो ये जो दो रुखा पहलू होता है, जिस तरह से आपने गिरगिट का वो इस्तेलाह इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक कहा जा सकता है, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है कि अपने लिए एक और पैरामीटर होना और दूसरों यानी अपनों के लिए कोई और पैरामीटर होना, ये बुनियादी तौर पर एहसास कमतरी की अलामत है। और ये एक दिन में पैदा नहीं होता, ये एहसास ये शुरू से, जिस तरह से कहा था कि गोद से गोर तक इल्म हासिल करो, ये गोद से गोर तक का मामला है। लेकिन अगर मैं अपनी ही बात को मजीद प्रोब करूं सफदर, जब हम कहते हैं ना कि भाई दूसरों के लिए आपने अलग स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, अपने लिए आपने अलग स्टैंडर्ड्स रखे हैं, दैट्स नॉट नेसेसरीली बैड। ख्वाजा साहब, अब अक्सर जैसे आजकल का माहौल है, मर्द हजरात को कॉर्पोरेट सर्कल्स में ऐसे लोगों से घुलना मिलना पड़ता है जो शायद हर तरह के तफरीही चीजों में बिलीव करते हों, जो रिक्रिएशनली पार्टी भी कर रहे हैं, जिनके यहाँ सोशलाइजिंग का एक अलग स्टैंडर्ड है, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी खवातीन के लिए, अपने घराने के लिए वो शख्स बड़ा स्ट्रिक्ट है कि नहीं भाई, इस तरह की सोशलाइजिंग प्लेसेस में मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, मैं मर्द हूं, मुझे निकलना पड़ता है, मुझे लोगों से रिलेशनशिप्स मैनेज करनी है, तो मैं वहां पे जाऊंगा। इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये दोगलापन है? क्या ये छुपे रुस्तम होना है? वो आपने उसको दोगलापन का लफ्ज इस्तेमाल अच्छा किया जी। अदरवाइज यही डबल स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाई अपने लिए और है कि मैं पाक साफ पारसा सारी पार्टियों से होके आ जाऊं, फिर घर में आके मुसल्ले पे बैठ जाओ और सारों को कहे कि उठो भाई नमाज पढ़ो, 6 बज गए, ठीक है ना जी। तो वो ये डबल स्टैंडर्ड है। और यानी अपने लिए तो वो कहते हैं सब जायज है, वो बेटा ही वही काम करे या बेटी चली जाए पार्टी में तो उसकी पिटाई कर देंगे। ये मतलब आपने बिल्कुल सही कहा, दोगलापन है। सही। तो ये इसको किसी भी अंदाज शामिल कर सकता हूँ? जी सफदर बोलिए, फिर उसके बाद मैं कॉल लेती हूँ। हम कतई तौर पर जब भी हम रोल मॉडल की बात करते हैं, जब इस चीज की, जिस तरह से ख्वाजा साहब ने निशानदेही की है कि सारी रात कुत्तों रंगीनियों में गुजारा है और औलाद के लिए आकर जो है डंडा पकड़ लिया कि आप ये पहले खुद को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मौजूद है, 40 साल तक अपनी अखलाकियात और अपनी मुआसरत पे काम किया था, रोल मॉडल बने थे, उसके बाद जाकर उन्होंने दावा किया था नबूवत का और फिर तमाम मामला। एब्सोल्युटली। और खास तौर पे सफदर इसको इस तरह समझ लेते हैं कॉमन लोगों के लिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टीवी पे कोई ऐसा काबिले एतराज प्रोग्राम चल रहा है जो बच्चे को नहीं देखना चाहिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बच्चे को कहें कि तुम जरा कमरे से बाहर निकलो, हम सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आपको उठकर टीवी बंद करना पड़ेगा, पहले अपने पे रोक लगानी पड़ेगी। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं जकी हुसैन जकी बकर से बात कर रहा हूँ जी। जी क्या कहेंगे? ये जो छुपा रुस्तम है ना, रुस्तम तो एक पहलवान था जी। छुपे हुए पहलवान यानी कि जो अंदर के होते हैं ना मुनाफिक, वो अंदर के ताकतवर वो मुनाफिक होते हैं जी। नहीं, अंदर की एक स्ट्रेंथ होती है जो आपने अंदाजा नहीं लगाया होता। बिल्कुल। और अंदर छुपे हुए कुछ होते हैं, ये मुनाफिक होते हैं, ये इस्लाम में मना है। जो अंदर हो वो बाहर हो। सही। वो क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं दे सकते। साफ बात कहनी चाहिए। बात मेरा मुख्तसर था जी ये। बहुत शुक्रिया। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स को अगर इसको हम खित्ते की रूह से देखें या हम इसको फॉरेन रिलेशंस में देखें तो हर दफा इंसान, जैसे कहते हैं ना, एक डिप्लोमेटिक वर्ड्स में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है सॉफ्ट पावर। ख्वाजा साहब के हर दफा अपनी जो ताकत है उसका इजहार जोरों शोर से नहीं किया जाता, बल्कि आपकी एक सॉफ्ट पावर भी होती है। और अगर हम इसको स्मॉल यूनिट्स में ले आए तो खवातीन की ये सॉफ्ट पावर होती है। तो तभी लोग कहते हैं कि यार दुनिया में देखने के लिए तो तुम्हारा हस्बैंड बड़ा सख्त मिजाज है, बड़ा उसका रोब है, लेकिन असल पावर जो घर में है वो खातून खाना के पास है। आपने उसको ऐसे काबू किया हुआ है कि रिमोट आप एक छुपा रुस्तम है। वो रिमोट पे चलता है। ये इसमें जरा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्याली भी धो के रखते हैं। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आपने अंदाजा लगा लिया होगा हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल चाल है आपके? और अब क्योंकि एक गेस्ट को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया तो आपको बताते चले कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं सफदर अली भी। ऑफ कोर्स यू नो हिम एज एन एंकर पर्सन। थैंक यू सफदर फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। आप दोनों के साथ आज बहुत ज्यादा मजा आएगा बिकॉज टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं एक छुपे रुस्तम आदमी के बारे में। यानी कई दफा ऐसा होता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, गुस्से वाले हैं, सख्त मिजाज है, जिस तरह के भी हैं, बड़े आप एविडेंटली वैसे होते हैं। लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बात आपको अच्छी या बुरी लगेगी, आप ऐसी सर्कमस्टांसेस में ऐसे रिएक्ट करेंगे, ये सब चीजें आप अयां कर देते हैं। बट सम पीपल दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वो असल में कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके जहन में क्या चल रहा है, ये हम पता नहीं लगा सकते। और कभी कभार वो हमें लाइफ के बड़े बड़े शॉक्स और सरप्राइजेस भी दे देते हैं। कई दफा लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारे साथ का शख्स था, इस बुरी तरह रिएक्ट करेगा, ये हमें पता नहीं था, या तुमने ये काम कब का और कैसे कर लिया, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से तुम टनल खोदते रहे, सुरंग बनाते रहे और एक दफा निकल गए। यानी कई लोगों के बारे में आपको पता चलता है कि उनका बाहर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है, या वो अचानक से शादी करके मुल्क से बाहर जा रहे हैं, या उनको कोई स्कॉलरशिप मिल गई है। तो अचानक आपका जहन चलता है कि भाई ये काम करने में तो बड़े स्टेप्स लगते हैं, बड़ी मेहनत लगती है, इसकी बड़ी प्लानिंग होती है। इसका मतलब है कि ये शख्स जो मुझसे रोज मिल रहा था वो इतनी राजदारी से काम कर रहा था। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे। क्योंकि क्या हम वाकई किसी भी शख्स के साथ जितना भी वक्त गुजार लें, क्या हम उसको जान भी पाते हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन टुडे। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? अक्सर यानी अभी हालिया वाकयात जितने भी हुए हैं इसमें बहुत सारे लोग सामने आके ये भी कहेंगे कि ये जो अब्यूजर्स थे ये बड़े रिस्पेक्टेबल लोग थे, देखने में तो अच्छे खासे लगते थे, पढ़े लिखे लगते थे, हो सकता है इनका पब्लिक मौकफ काफी डिसेंट और सिविलाइज्ड भी हो, लेकिन घर की चार दीवारी में ये कैसे हैं, क्या इनका बर्ताव है, ये सबको चौंका गया है। क्या कहेंगे आपके, क्या वाकई लोग इतने राजदार होते हैं या हम उनको समझने में चूक जाते हैं? शायद कुछ हमारी अपनी समझने की भी कोई कुव्वत की कमी हो, क्योंकि हम बाज़ औक़ात ब्लाइंडली लोगों पे फेथ कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि जो आदमी जिस तरह का नजर आ रहा है और जो इसका बिहेवियर है वो ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि हम अपने बारे में समझते हैं कि भाई हम कोई सीक्रेटिव नहीं है और हम जिस तरह से रह रहे हैं और जो हमारा बिहेवियर है तो हम दूसरे को भी अपनी तरह समझ लेते हैं कि यार ये भी ऐसा ही होगा। लेकिन वो जो आपने टॉपिक रखा है कि छुपे रुस्तम, बड़ा अच्छा आपने नाम रखा है। मैं यही लफ्ज यूज कर रहा था कि कुछ लोग वाकई छुपे रुस्तम होते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वो सामने आपको बड़े टिप टॉप सोफिस्टिकेटेड और बड़े अच्छे नजर आते हैं और घर में जो है वो पता चला कि वो बीवी को डंडा लेके सारी रात मार रहे हैं, सुबह सूट पहन के टाई पहन के आके बैठ जाते हैं। अच्छा, इसके पहले पॉजिटिव रुख को देख लेते हैं। जैसे देख लें सफदर, फॉर एग्जांपल कई दफा हमने एक खाका बनाया हुआ है एक पर्सनालिटी का। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को हम पढ़ाकू गर्दानते हैं कि यार ये बड़ा ए ग्रेड स्टूडेंट है, तो हम समझते हैं कि ये नर्ड होगा, ये दिन में 24 में से 18 घंटे पढ़ता होगा, किताबें रटता होगा, मोटा सा चश्मा लगाता होगा। तो जब कोई स्मार्ट गुड लुकिंग बच्चा
A ग्रेड ले लेता है तो हम अचानक से परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, ये तो ड्रामेटिक्स भी करता है, इसने पढ़ाई कब कर ली, ये तो छुपा रुस्तम है। क्या उसको छुपा रुस्तम कहना सही है? नहीं, वो क्या है ख्वाजा साहब, आई लेट सफदर आंसर, फिर मैं आपके पास अच्छा सफदर से पूछ जी सफदर। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें छुपा रुस्तम इस्तिलाह के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान का पुराना नाम जो था वो फारिस था, और फारिस के 12 मशहूर पहलवान थे, जिनमें से एक पहलवान था रुस्तम, और उसको छुपा रुस्तम इसलिए कहते थे, जिस तरह से आपने निशानदेही की कि वो बिल्कुल स्मार्ट था, लेकिन जब वो मैदान में आता था तो मालूम होता था कि ये कोई पहलवान है। और जिस बात की जानिब आपने निशानदेही की है कि वो स्टूडेंट जो सब में घुल मिल रहा होता है, जो खेल रहा होता है, वो सबके साथ हल्ला गुल्ला कर रहा होता है, किसी की कॉपी उसने फाड़ दी है, किसी की किताब खींच ली है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट कार्ड में सबसे वो ऊपर था, तो छुपा रुस्तम उसे भी कहा जा सकता है। अमूमी तौर पर तो छुपा रुस्तम का जो लफ्ज है ये मुस्बत मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर मौजूदा हालात को देखा जाए और जिस जानिब आपने निशानदेही की है, तो जो लोग अंदर के जानवर को छुपाए हुए हैं वो भी छुपे रुस्तम ही कहलाएंगे। सही, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ख्वाजा साहब आप क्या कहेंगे? आप भी बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने, लेकिन ये जो पढ़ाई वाला आपने बताया ना, ये मेरे साथ भी क्लास में हमारे साथ एक लड़का था बीकॉम में, वो बिल्कुल पढ़ता नहीं था, खेलता था, ढाका से आया था इंटर करके, लेकिन वहाँ का शायद एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा था, वो फर्स्ट आता था, मतलब बीकॉम में प्रिटेंसेस से आप लोग कहते थे कि भाई हंसी मजाक करने वाले शख्स से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अच्छे नंबर लेके आएगा। वो गली में क्रिकेट भी खेलता था सारा दिन वो, तो उसका क्या है कि जो मेरा अंदाजा हुआ बाद में भी, उसने फिर IBA भी किया, MBA किया, तो IQ लेवल ऐसे बच्चों का हाई होता है। सही। तो वो आधा घंटा पढ़ के वो बात कर लेते हैं। मेरे उस्ताद कहा करते थे, उनका छोटा भाई था तुफैल अली अब्दुल रहमान, चीफ जस्टिस, तो वो ये कहते थे कि तुफैल अली अब्दुल रहमान के लिए अयूब खान ने कहा कि जो बात तुफैल मुझे 5 मिनट में समझा देता है वो दूसरे लोग 1 घंटे में समझाते हैं। अच्छा, इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि हंसी मजाक लाइट हार्टेड तरीके से भी, यानी एक चीज को अपने ऊपर सवार नहीं किया हुआ, उसका खोल नहीं चढ़ाया हुआ, ऐसे लोग भी जिंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं इम्तियाज कर रहा हूँ कराची से। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो ये टॉपिक यूनिक है, इसके लिए शाबाशी जिसने भी रखा। और बात दरअसल ये छुपा रुस्तम इंसान जो होता है वो हर वक्त आप उसको पहचान नहीं सकते। ये तो जब कोई ऐसा आड़ा वक्त आता है या कोई इमरजेंसी होती है, कोई ऐसा मसला होता है, तब वो जाहिर होता है। बजाहिर तो सारी जिंदगी ऐसा लगता है कि एक आम सा इंसान है, तो ऐसे शख्स का पता तभी लगेगा जब कोई ऐसी चीज वाक़ हो जो कि इंसान उसको समझ ना सकता हो, और एकदम से वो मौजूदाती तौर पे सारे काम और बड़े बड़े मार्का सरंजाम दे दे। और आपके मेहमानों के सामने मेरा बोलना तो सूरज की चिराग दिखाने के बराबर है। बहुत अच्छा। नहीं, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब कॉल करने के लिए। अच्छा, आपकी बात से मुझे ख्याल आया, सफदर क्या कहेंगे आपके खवातीन के ख्याल में, जिस तरह उनको कभी कभार जब छुपा रुस्तम का लकब मिलता है, इट इज यूजुअली फॉर फाइनेंशियली बीइंग वेरी एस्ट्यूट, यानी अगर घर की खातून खाना ने अचानक से आपको पैसे ला के दे दिए और वो बड़े महीनों से बचत कर रही थी जिसका आपको पता ही नहीं था, तो आप कहें कि भाई तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। क्या इसको एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेना चाहिए, या एक तरह से ऑफेंड भी होना चाहिए कि भाई क्या मतलब है, आपने ये क्यों समझा कि हम पैसे संभालने में, बचत करने में, सेविंग करने में अच्छे नहीं हैं? आप इसको कैसे लेंगे? इसे मुस्बत ही लिया जाना चाहिए। एक जापानी कहावत है कि इंसान की शख्सियत की 3 परतें हैं। एक परत वो है जो अपने लिए है, एक वो है जो अपनों के लिए है, और एक वो है जो गैरों के लिए है। सही। तो ये जो 3 परतें, इंसान इन तीनों परतों में बटा हुआ है। मैं, आप तमाम के तमाम किसी न किसी हैसियत में छुपे रुस्तम तो हैं ही, ठीक है। और जो घर की खातीन की और उनकी खानादारी की बात होती है, उन्हें छुपा रुस्तम होना चाहिए, और वो हैं। हमने अपनी माँ को देखा, अम्मा को देखा, दादी को देखा, जब भी कभी ऐसा कुछ मामला हुआ, यानी अगर अबू के साथ कोई ऐसा मामला हो रहा है तो अम्मी ने कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ बचत है, मेरे पास कुछ पैसे हैं और आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नानाबू को, मैं नानी तभी तो हम अपनी अम्मियों को ATM कहते हैं, एनी टाइम मनी। हमारे पास जब कैश खत्म हो जाता है तो फौरन भागते हैं अम्मी के पास, हमारे सारे डेबिट कार्ड, ATM कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड धरे के धरे रह जाते हैं। उस वक्त जब 1000 की पत्ती चाहिए होती है तो अम्मी के पर्स से ही निकलती है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा, लड़कियों में ATM पता है वो, इसको छुपी रुस्तम किसको कहेंगे? सारे ग्रुप में साथ बैठी होती हैं और जो सबसे शर्मीली और वो समझते हैं मैली सी है, पता चला
रुस्तम निकली सबसे अच्छा जाके और ग्रुप में उधर ही फंस गया। और ग्रुप में जिस लड़की की कॉलेज की अगर बात करते हैं, कॉलेज में जिस लड़कियों के ग्रुप में जिसकी सबसे पहले शादी हो जाती है, क्योंकि वो एक अजीब मेरे ख्याल में हिचकिचाहट भी होती है, झींकती भी हैं लड़कियां, वो बता नहीं रही होती हैं कि घर में मामलात इतने संगीन नौयत के हो चुके हैं कि बस मंगनी। अचानक से फिर खबर आती है कि जी परसों मेरी ढोलकी है, जरूर शिरकत कीजिएगा। ख्वाजा साहब, ये वैसे बातें सही भी है ना, इस तरह की बातों को छुपा के भी रखना चाहिए? नहीं तो वो ना छुपा के करें तो वो लड़का हाईजैक हो जाएगा, दूसरी ले जाएगी। वो तो छुपा के एन आखिरी दिन जब वो कार्ड छपता है ना तब पता चलता है। और उसके नीचे लिखा होता है से माशाअल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। बड़ी छुपी दोस्तों